डैनी रॉड्रिक, ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स उनकी बुक है, जो कि वर्तमान में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 2011 की किताब है, पर इसमें बहुत गहरी इंसाइट मुझे इसके चैप्टर 4 में मिली, जिससे कि हमारे दोस्तों को ब्रिटेन वुड्स और उससे उत्पन्न होने वाले गैट्स और फिर जो WTO बना उसके बीच की रिलेशनशिप और उनके बीच का अंतर, और जो आज हम एक तरह से WTO का इमैस्कुलेशन देख रहे हैं, उसकी नपुंसकता देख रहे हैं, उसकी स्लो डेथ कह सकते हैं, आप देख रहे हैं, उसको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। बेसिकली डैनी रॉड्रिक जी का ये मानना था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हाइपर नहीं हो सकती। जो 90s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन लॉन्च की गई वो हाइपर थी, वो मंडलीकरण हाइपर था। उसमें बेसिकली हाइपर ग्लोबलाइजेशन में नेशन स्टेट को और नेशनल लेवल की डेमोक्रेसीज को सप्रेस करके ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशन को, जो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को डेवलप करते हैं, को फॉरवर्ड किया गया और उसका रिएक्शन आना संभव था। तो वो क्या बताते हैं हमें? वो बताते हैं कि बेसिकली मर्केंटलिज्म के पीरियड में और कॉलोनियलिज्म के पीरियड में एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड चला, जिसमें कि ब्रिटिश पाउंड जो था वो गोल्ड के साथ पैक किया गया और ब्रिटेन ने उसको मेंटेन रखा, और बाकी जो कंट्रीज थी जो गुलाम थी उन्हें कॉलोनियल एपरेटस के माध्यम से मर्केंटलिज्म के लॉजिक के हिसाब से सप्रेस करके गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए फोर्स किया गया। पर जैसे ही ब्रिटेन में डेमोक्रेसी डिपन होती है, 1930s के डेकेड में ब्रिटेन की सरकार मजबूर हो जाती है गोल्ड स्टैंडर्ड पर डिफ़ॉल्ट करने के लिए, क्योंकि अब ब्रिटेन में लेबर्स के राइट बढ़ जाते हैं, मिडिल क्लास की शक्ति बढ़ जाती है, और वो नो लॉन्गर अपने जीवन के स्तर पर समाज के अग्रणी पूंजीपति वर्गों के लिए कट लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो जब नेशनल डेमोक्रेसी बढ़ती है ब्रिटेन में, तो उनको गोल्ड स्टैंडर्ड से डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। तो उसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में नेशन स्टेट्स स्ट्रांग हुए और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, नेशनल गवर्नेंस स्ट्रांग हुई, तो ऐसे में किसी भी तरह का इंटरनेशनल लेवल का हाइपर ग्लोबलिस्ट सिस्टम, जो कि कैपिटल और वस्तुओं के फ्री ट्रांजैक्शन या कॉस्ट लेस ट्रांजैक्शन को प्रेरित करता है, उसको मेंटेन कर पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि जब भी ऐसी बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने की कोशिश हम करेंगे, तो अगर उसके कुछ लॉसेस लोगों को भुगतने पड़ेंगे, तो लोग डेमोक्रेटिकली और ऑर्गेनाइज होकर के अपने देश के माध्यम से उनको चैलेंज करेंगे, ऐसा डैनी रॉड्रिक कहते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना में जॉन मेनार्ड कीन्स और दूसरे अमेरिका से आने वाले हैरी डेक्स्टर वाइट दो लोग थे। हैरी डेक्स्टर वाइट बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट को देख रहा था, और वो चाहता था कि एक ओपन रजीम बने जो कि बेसिकली अमेरिका को एक्सपेंशन का मौका दे, जबकि कीन्स जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि बहुत ज़्यादा ओपन ट्रेड रजीम नहीं होनी चाहिए, इसमें नेशन स्टेट्स के लिए स्कोप रहना चाहिए। तो दोनों पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ ओवर कराता है, उससे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होती है। बेसिकली ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एक तरह की थिनर ग्लोबलाइजेशन को दिखाता है, जिसमें कि कंट्रीज़ को एग्जॉर्ट किया गया, मोटिवेट किया गया, ताकि वो आपसी ट्रेड को बढ़ाएं, कॉपरेशन को बढ़ाएं, ट्रांजैक्शन को बढ़ाएं, पर एट द सेम टाइम उनके लिए एम्पल स्पेस रखा गया ताकि वो अपनी ट्रेड पॉलिसी को खुद चुन सकें
और अपने इंटरनल लेवल पर वो काफ़ी हद तक फ्री रही। और इसी के तहत जो गेट्स की स्थापना की गई वो काफ़ी हद तक इनफॉर्मल संस्था रखी गई। उसके डिफरेंट राउंड्स होते थे और गेट्स में ऐसा मैकेनिज्म था कि अगर कोई कंट्री उसको फॉलो नहीं भी करती थी उसके रूल्स को, तो उनको कई तरह की वाइड रोप दी गई थी ताकि वो अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकें, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ज़बरदस्ती उनके गले में ग्लोबल रूल्स नहीं थोपे जाएंगे। तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो गेट्स नेशन स्टेट्स को काफ़ी स्पेस, स्टेट्स को बहुत स्पेस देता था अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें एग्जॉर्ट भी करता था कि वो आपस में जो उनके टैरिफ हैं या जो ट्रेड है उसको बढ़ाएं और टैरिफ को रिड्यूस करें। तो ये एक तरह की थिनर ग्लोबलाइजेशन थी जो कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से चलती थी। उसके बाद जब ये अपने लक्ष्य में कामयाब हुई, अपने डिफरेंट राउंड से कामयाब हुई, तो फिर WTO की स्थापना होती है उरुग्वे राउंड के बाद। और उरुग्वे राउंड एक ऐसा बड़ा राउंड है, डैंडी-रॉड्रिक कहते हैं, जिसमें कि पहली बार कुछ ऐसे विषय भी जोड़े गए जिन पर कि ब्रिटेन वुड्स में कभी हाथ नहीं डाला गया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव है, और सर्विसेज हो। खैर सर्विस सेक्टर तो उस टाइम इतना विकसित था भी नहीं, पर एग्रीकल्चर तो विशेषकर उस पर हाथ नहीं डाला गया। केवल ज़्यादातर फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, उसमें भी बड़ा भारी स्कोप अवेलेबल था। परंतु अब WTO ने बेसिकली किया ये कि WTO ने ज़्यादा डीपर इंटीग्रेशन करने की कोशिश की। उसने ना केवल कंट्रीज़ को आपसी टैरिफ और कोटास को रिड्यूस करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही साथ कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज़ थी, डोमेस्टिक सब्सिडीज़ थी, डोमेस्टिक टैक्सेशन पॉलिसी थी, डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल लॉज थे, डोमेस्टिक लेबर प्रैक्टिसेस थी, उन सबको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिससे कि और ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन इंटरवेंशनिस्ट हो गई देशों के इंटरनल पॉलिसी में, जिससे कि वहाँ देशों के अंदर जो डिफरेंट लॉबीज थी, लोग थे, सेक्टर्स थे, वो हिट होने लगे, जिसका फिर रिएक्शन आना स्वाभाविक था। तो ऐसा हमें डैनी रॉड्रिक बताते हैं। और उरुग्वे राउंड के बाद WTO ने जो एक ट्रिब्यूनल खड़ा किया, उसने जिनेवा में इस तरह की जजेस की एक लॉबी खड़ी कर दी, या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया जो कि नेशन स्टेट्स पर बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने लॉज को इम्पोज करना शुरू कर दिया, जबकि गेट्स में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसके कारण देशों के ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना लग गया। और फिर इसके पश्चात जो सिएटल में एक अगले राउंड की जो इनिशिएशन की गई, वो तो स्कैटल हो गई। फिर दोहा में जाकर के एक नेक्स्ट राउंड लाया गया, जहाँ पर एग्रीकल्चर के इशू को भी प्रेजेंट किया गया। और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि शुरू में EU ने विरोध किया इसका, और बाद में इंडिया और चाइना ने अपना स्टैंड लिया और बताया कि हम किस तरह से अपनी एग्रीकल्चर सब्सिडीज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास स्मॉलर फार्म्स है और गरीब किसान हैं। अगर वहाँ एग्रीकल्चर इंपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा तो हमारे किसानों की बेसिक लाइवलीहुड जो खतरे में आ जाएगी। और इससे धीरे धीरे फिर ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज थी, ये दोहा डेवलपमेंट राउंड में एक ऐसा इशू बने कि जिसने आज समस्त WTO को हिला के रख दिया है। और इसकी वजह से WTO की फंक्शनिंग में एक बहुत बड़ा मतलब फाड़ उत्पन्न हो गया है, एक बहुत बड़े फॉल्ट लाइन्स उत्पन्न हो गई हैं, और आज WTO काफ़ी हद तक एक निरर्थक और इमेस्कुलेटेड निष्क्रिय संस्था बनकर ट्रांसफॉर्म हो गई है। कारण है ओवर रेगुलेशन, ऐसा डैनी रॉड्रिक्स कहते हैं। और इसी ने WTO की जो क्षमता है उसको हट किया है। इसके अतिरिक्त डेवलप कंट्रीज़ ने इस चालाकी ये भी खेली इसमें कि पहले अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लिया, और लेबर की बात इसमें नहीं की। और उसके बाद भी अब एग्रीकल्चर में घुसने का प्रयास किया गया, और सर्विसेज में घुसने का प्रयास किया गया, और एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिवर्स इंजीनियरिंग करने की क्षमता, या पेटेंट को ना मानकर पब्लिक इंटरेस्ट में जेनरिक ड्रग्स बनाने की क्षमता,
इन क्षमताओं पर चेक करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ने के मार्ग में ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाधा उत्पन्न करने लग गया, जिसका परिणाम हुआ कि हम देखते हैं आज WTO एक निष्क्रिय संस्था के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो डैनी रोड्रिक्स का ये असर्शन है, ये मानना है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अच्छी बात है, परंतु यदि वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाएगा और नेशन स्टेट से या स्टेट से उनका स्पेस छीन लेगा, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी छीन लेगा, उनकी ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश करेगा और उनको एक मेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना करके या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना करके अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज करेगा, तो उसके प्रति रिएक्शन आने संभव है। इस किताब में रोड्रिक कहते हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है उसमें हाइपर ग्लोबलाइजेशन के लिए वो EU का एग्जाम्पल पेश करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, EU के संदर्भ में हमें दिखता है, परंतु यदि आज हम बैकडेट से देखें, मतलब बेनिफिट ऑफ द हाइंडसाइट से देखें, तो आज EU में भी जो ब्रुसेल्स में जो उसके एलिट बैठे हैं, कॉस्मोपॉलिटन एलिट्स बैठे हैं, उनके प्रति EU के डिफरेंट स्टेट्स की कैपिटल में नफरत पैदा हो रही है, उनके प्रति रिएक्शन पैदा हो रहा है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने इक्वली सबको बेनिफिट नहीं किया। देशों के अंदर कोई विनर है तो कोई लूजर है, और देशों की एज ए ऑटोनॉमी हर्ट हुई। फिर उसका रिएक्शन हमने चाहे लंदन, जो कि वर्ल्ड की एक बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल थी, उसमें उसके बिट एग्जिट के रूप में देखा EU से, या राइज ऑफ राइट विंग के रूप में हम देख रहे हैं यूरोप में, तो ये सामने आ रहा है। तो डैनी रोड्रिक का ये मानना है ग्लोबलाइजेशन अच्छी है अगर वो नेशन स्टेट्स को स्पेस दे, डेमोक्रेसीज को स्पेस दे, लोगों को डेमोक्रेटिकली खुद तय करने दे। हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो कि ग्लोबल लेवल पर गुड्स और वस्तुओं का और लेबर के ट्रैवल को प्रायोरिटाइज करेगी और उसके एवज में नेशन स्टेट की स्वायत्ता को, नेशन की स्वायत्ता को और डेमोक्रेसी को वीक करेगी देशों के अंदर, वो उतनी प्लॉजिबल मुझे नहीं लग रही, ऐसा डैनी रोड्रिक कहते हैं। और अगर वर्तमान में हम WTO की स्थिति देखें तो काफ़ी हद तक उनकी जो असेसमेंट है, उनकी जो एनालिसिस है वो सत्य है, और आप देख सकते हैं कि WTO किस तरह से आज एक निष्क्रिय संस्था के रूप में पड़ा है। धन्यवाद।